हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है तुलनात्मक राजनीति के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ उसका, प्रकृति और क्षेत्र। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम का यूनिट है, 4th सेमेस्टर का। जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है वो है पॉलिटिकल साइंस माइनर, यूनिट नंबर 1 है ये। और जो हमारा पेपर का नेम है वो तुलनात्मक शासन और राजनीति का परिचय। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि हम डेफिनेशन को देखेंगे। तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। अब तुलनात्मक वर्ड से आप समझ गए होंगे कंपेयर करना। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है। यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, राजनीति की तुलना करते हैं या तो ये दो या दो से अधिक देशों को ले लेंगे, ठीक है, उसमें राजनीति देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे कि इसमें समानता क्या है और इसमें अंतर क्या है, या फिर एक ही देश के अलग अलग टाइम पीरियड की राजनीति को ले लेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है। इसी को बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। और जो तुलनात्मक राजनीति है ये आज एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन चुका है आज की डेट में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी परिभाषा, यानी कि परिभाषा ऐसी परिभाषा जो किसी विद्वान के द्वारा दी गई होगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ऐसी परिभाषा जो कि एडवर्ड फ्रीमैन के द्वारा दी गई थी। तो इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। यानी कि इन्होंने सिंपल भाषा में ये चीज़ बोली कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीतिक संस्थाओं का और एवं सरकारों के विविध प्रकारों का, यानी कि अलग अलग तरीके की जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी सरकारें होती हैं, उन सभी का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। बहुत सिंपल सा छोटा सा उन्होंने डेफिनेशन में सारी चीज़ समझा दी। उसके बाद हमें जो सेकंड परिभाषा है वो दी है एस कार्टिस ने। इनके शब्दों में इन्होंने ये बोला है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। यानी कि इन्होंने सिंपल भाषा में बोला कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो राजनीतिक व्यवहार की जो प्रणालियां हैं उन सभी की जो महत्वपूर्ण जो समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उन्हीं वो सारी जो रिलेटेड हैं वो किससे रिलेटेड है, तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र है, वास्तविकता है, परिशुद्धता है, ठीक है, इन सभी के खोजक हैं ये। ठीक है, इसमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, जिस तरीके से दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो उसमें जो विस्तार, जो क्षेत्र है ना उसका विस्तार होता है। ठीक है, हमारे सोच में विस्तार होता है। उसके अलावा जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अलावा वास्तविकता हमारे सामने आती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, परिशुद्धता होती है। ठीक है, तो यही सब है जो वैज्ञानिक रूप से घोतक हैं। उसका सेकेंड पॉइंट आता है वर्णन और विवेचन के आधार स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का वर्णन करने की जगह पे या फिर किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जगह पे उसमें जो विश्लेषण है उसको अपनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है राजनीति के अन्य सामाजिक शास्त्रों के निकट संबंध है तुलनात्मक राजनीति के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका इतिहास क्या है। तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और नया नहीं है। राजनीति के प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से प्रयोग किया जा रहा है जब से राजनीति का प्रारंभ हुआ। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जिन नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ वो निम्नलिखित है। तुलनात्मक राजनीति का जो
कॉन्सेप्ट है वो बहुत अधिक बढ़ गया। इसमें ना केवल पश्चिमी देशों का बल्कि अपरिचित व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाने लगा। यानी कि जब से दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से जो तुलनात्मक राजनीति है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। ठीक है, इसके अंदर ना तो केवल पश्चिमी देशों का ही बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाओं का इसके अंदर अध्ययन किया जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य व शासन की व्यवस्थाओं से अधिक सामाजिक समूहों के राजनीतिक कार्यों तथा सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को डालने में अदा की गई भूमिका के अध्ययन पर अधिक से अधिक बल दिया गया। यानी कि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो राज्य व शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी ज़्यादा अधिक जो सामाजिक समूह द्वारा राजनीतिक कार्यों और सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को जो ढालने में जो भूमिका अदा की गई है ना, उस पर अधिक से अधिक बल दिया जाने लगा, उसकी ज़्यादा तुलनात्मक उसका अध्ययन किया जाने लगा था। यहाँ पे हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जो नेचर है वो किस तरीके का है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट हमारा, तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है क्योंकि इसमें इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है। ये इसका सेकंड नेचर है, यानी कि सेकंड प्रकृति है। तो इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी के विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ है। विगत का मतलब होता है बीते हुए बीता हुआ टाइम, यानी कि बीते हुए 7 दशकों में ही इसका जो विकास है वो हुआ है। वास्तव में तुलनात्मक शासन विषय तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ था। अब देखिए तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति दो अलग वर्ड आ गए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये चीज़ कंप्लीट कर देती हूँ। उस पर अनेक ग्रंथ व रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। किसकी? तुलनात्मक शासन के ऊपर जो भी ग्रंथ लिखे गए, रचनाएं लिखी गई, वो पूर्वगामी जो शताब्दियां थी उसके अंदर प्रकाशित हुई। किंतु तुलनात्मक शासन का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपगामों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हुआ। तो देखिए इसमें ये लिखा गया है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका जो विकास है वो फिलहाल में ही हुआ है, कुछ बीते हुए दशकों के अंतर्गत। अब इसमें ये भी लिखा है, एक वर्ड आया नया, तुलनात्मक शासन। अब तुलनात्मक शासन से आप समझ गए होंगे ऐसा शासन मतलब 2 या 2 से अधिक शासनों की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है तुलनात्मक शासन, वो तुलनात्मक राजनीति का एक पार्ट है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसी का एक माइनर पार्ट है तुलनात्मक शासन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शासन की बात की जाती है। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अंदर अलग अलग जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, शासन के बारे में और भी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इसी वजह से तुलनात्मक शासन तुलनात्मक राजनीति का एक पार्ट है। तो जो तुलनात्मक शासन है वो पहले ही आ चुका था तुलनात्मक राजनीति से पहले, बट इसका भी तुलनात्मक शासन का भी जो विकास हुआ है वो तुलनात्मक राजनीति के साथ में ही हुआ है वैज्ञानिक ढंग से। इसको आप आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ है स्लाइड से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखा हुआ है हमारा थर्ड पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है। यानी कि जो अध्ययन क्षेत्र है इसका वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन और राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों और उनकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा था कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ अभी तक। तो क्यों है? क्योंकि देखिए इसके अंदर कितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, राजनीति के सभी पहलू पढ़े जाते हैं, ठीक है, शासन के सभी अंगों के बारे में पढ़ा जाता है, उन अंगों की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है, राजनीतिक पद्धति के बारे में पढ़ा जाता है, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा जाता है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके बारे में देखा जाता है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जब एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आ रही हैं तो वो तो अतिव्यापक होगा ही होगा ना। तो इस वजह से हमने थर्ड पॉइंट बनाया है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति के विशेष बल तुलनाओं पर होता है। जब नाम ही उसका तुलनात्मक राजनीति है तो उसमें तो तुलना होंगी, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अंदर जो बल दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया जाता है, वो किस पे किया जाता है? तुलना पर किया जाता है। इस विषय के अध्ययन पर अनेक प्रकार के राजनीति के विभिन्न पहलुओं की तुलना की जाती है। यानी कि ये जो
टॉपिक है ना तुलनात्मक राजनीति, इसके अंदर राजनीति के जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उन सभी की तुलना की जाती है। इन तुलनाओं का संबंध एक से अधिक राज्यों की सरकार अथवा राजनीतिक पद्धति के किसी भी पहलू से हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसके अंदर क्या होता है, या तो दो या दो से अधिक सरकारों की जो शासन प्रणाली है उसके ऊपर तुलना की जाती है, या फिर एक ही सरकार के टाइम पीरियड पे तुलना की जाती है कि इस टाइम पे इस तरीके की राजनीति थी और इस टाइम पे इस तरीके की राजनीति थी, या फिर जो राजनीति की पद्धतियाँ होती हैं दो या दो से अधिक देशों की, उनकी तुलना की जाती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बारे में तुलना की जाती है, तो इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, तुलनाओं पर दिया जाता है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्षेत्र क्या क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मेल नहीं खाते हैं। पुराने राजनीतिक विचार इसके अध्ययन क्षेत्र को केवल शासन तथा सरकार के ढांचे तक ही सीमित करते थे, जबकि आधुनिक विद्वान इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक बना देते हैं। तो जो तुलनात्मक राजनीति है ना, ये बहुत एक विवाद का टॉपिक रहा है, इसका जो क्षेत्र है वो, क्योंकि इसका ना कोई एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं है कि 10 चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अगर इसमें पढ़ने बैठोगे ना तो आपको 10 की जगह 50 चीज़ें इसमें पढ़ने लायक मिल जाएंगी। तो यही इसका जो क्षेत्र है ना, यही विवाद का कारण बना है, क्योंकि जो एंशिएंट जो विद्वान थे वो ये सोचते थे कि इसमें जो बात होती तुलनात्मक राजनीति में, इसमें सिर्फ बात होती है किसकी, शासन की और सरकार के ढांचे की। बट जो आज के आधुनिक जो विद्वान हैं वो इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इसका क्षेत्र है ना, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, यही विवाद का प्रमुख कारण बनता है। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति जो है, तुलनात्मक समाजीकरण। मैं एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। देखिए राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन, इसमें हम देखेंगे जो राजनीतिक समाजीकरण है उसके बारे में भी हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये तुलनात्मक समाजीकरण होता है क्या है? तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। क्या? राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमारा सेकंड पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावों और मूल्यों से है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे चलाई जा रही, उसके अंदर जो नागरिक हैं, उस नागरिक का जो दृष्टिकोण है, जो विश्वास है, जो भावनाएं हैं, जो मूल्य है, वो उस व्यवस्था के प्रति किस तरीके का है। तो इसी के अंदर हम ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है विभिन्न राज्यों के संस्थागत व्यापक विवरण। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? संस्थागत जो विवरण है उसके बारे में। तो तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत विद्वानों ने विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही को ही राजनीति का विषय माना। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर भी बहुत सारे, जैसे विधानमंडल हो गया, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही और भी बहुत सारी अलग अलग जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम तुलना करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो पुराने जो विद्वान थे उन्होंने सिर्फ माना विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही, हमें इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज के जो आधुनिक जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिनके बारे में हमें तुलना करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसमें हमने संस्थाओं के बारे में तुलना करनी है, संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो एक नया विषय यहाँ पर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट विषय क्या है? विश्लेषणात्मक और अनुभाविक खोज। तुलनात्मक राजनीति में अनुभाविक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं और उनकी संरचनाओं की अपेक्षा उनके कार्यशील कार्यकर्ताओं अथवा तत्वों के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो तुलनात्मक राजनीति है ना, विश्लेषण और जो अनुभव होता है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देने को कहती है। ठीक है, उनका जो अध्ययन है वो करती है। इसके अंतर्गत जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी संरचनाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो तत्व हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही है, उनका व्यवहार, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन जो है उसमें जो कठिनाइयाँ फेस होती हैं वो तो तुलनात्मक पद्धति अभिप्रवाह की स्थिति में है, यह निर्णायक या अंतिम स्थिति में नहीं पहुंची है। एतत्म इसके रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ पाई जाती हैं, तुलना के लिए अनेक बातों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, हमें अगर किसी भी चीज़ की तुलना करनी है, अब हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, इतने ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, मैं बात करती हूँ सिर्फ दो पेन की, ठीक है। पेन हम सभी के पास होता है, दो पेन है, अलग अलग कंपनी के पेन है, अलग अलग उनका स्टाइल है, अलग अलग उनका जो उनके अंदर इंक होती है वो अलग अलग कलर की है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको तुलना करने के लिए बोली जाएगी तो उन दो पेन की, एक नॉर्मल सी चीज़ की भी आपको तुलना करने के लिए पहले ये जानना होगा ये किस कंपनी का है और ये किस कंपनी का है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, दूसरे पेन में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी इंक किस कलर की, इसकी इंक किस कलर की है। तो तुलना करने से पहले उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी जानकारी मिस हो जाती है तो आप सही तरीके से उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी तुलना करने से पहले हम उसके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर पाएँ, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये भी इसकी एक कठिनाई है। दूसरी कठिनाई क्या है, दूसरी समस्या की ओर संकेत करते हुए सरटोरी ने लिखा कि जब तक वृत्त स्तर पर कुछ ऐसे प्रत्ययों का निर्माण नहीं हो जिसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और जो तुलनीय हो, तब तक राजनीति में तुलनात्मकता संभव नहीं है। इसके लिए तुलना के विषयों में समानता का कुछ ना कुछ अंश आवश्यक है और इसके बारे में अध्ययनकर्ता को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि एक पेन और एक इरेज़र की आप तुलना करो, देखो दोनों के काम अलग, ठीक है। तो आप उसमें अगर तुलना करोगे भी, ठीक है, आपने तुलना भी कर ली, लेकिन उस तुलना का कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई उस मतलब इतनी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इरेज़र एक अपनी जगह काम करती है, पेन अपनी जगह काम करती है, तो उसमें समानता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ की तुलना करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ समानता हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो तुलना कर रहा है, ठीक है, जो अध्ययन करता है, उसको उस बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा। तो किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस हो रही हैं, जो हमने दो पढ़ ली। तीसरी इसमें कठिनाई क्या है, तीसरी समस्या विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक के अध्ययन और विदेशी भाषाओं के प्रयोग से संबंध में पैदा होती हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न राष्ट्र की संस्कृति और विदेशी भाषाओं का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे संस्कृति आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि अगर हम किसी दो या दो से तीन देशों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उनकी तुलना करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या डिफरेंस आता है कि उसकी संस्कृति के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो विदेश में जो भाषा प्रयोग हो रही है, ठीक है, हमें वो आनी चाहिए। अब अगर मैं दो देशों के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज मैं अफ्रीका की बात करती हूँ और इंडिया की बात करती हूँ। देखो, अफ्रीका में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं ही करने बैठूंगी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आएगी वो किस में आएगी, क्योंकि मैं इंडिया की तो लैंग्वेज जानती हूँ बट मैं अफ्रीका की लैंग्वेज नहीं जानती, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। दूसरी बात, मैं कभी अफ्रीका गई नहीं, तो मैं उसके बारे में जानती क्या होंगी, तो मुझे उसकी संस्कृति के बारे में नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसकी भाषा सीखनी होगी, या फिर किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट करना होगा जो उस भाषा को जानता हो। और अगर वो उस भाषा को जानता होगा, मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे इस चीज़ पर बिलीव कर लूँगी जो अगला पर्सन बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, संकोच पैदा होता है। तो यही सब जो कठिनाइयाँ हैं वो ये हमने तीसरी समस्या के अंतर्गत पढ़ी। फोर्थ समस्या क्या है इसके अंदर, चौथी कठिनाई क्या है, आंकड़े जमा करने और राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने से संबंधित है। देखो, हर किसी का नेचर नहीं होता है कि वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। अगर हम किसी देश के बारे में बात करें, अब मैं किसी वस्तु की बात नहीं कर रही, किसी पेन या इरेजर की बात नहीं कर रही, मैं राजनीति की ही बात कर रही हूँ। अब देखिए, अगर इंडिया है, अगर इंडिया से आके कोई जो विदेशी है वो पूछेगा कि तुम्हारी राजनीति क्या चल रही है, तो ऑब्वियसली कोई पर्सन उसको बुरा तो बोलेगा नहीं, वो तो सही बोलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आंकड़े जमा करने में, ठीक है, शुद्ध आंकड़े जमा करने में दिक्कत आती है, जो कि हमारी चौथी प्रॉब्लम है। इन कठिनाइयों के बावजूद राजनीति शास्त्र की तुलनात्मक अध्ययन काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। दिन प्रतिदिन इसकी कमियों को दूर किया जा रहा है और इसे अधिक से अधिक पूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, इतनी सारी जब हम कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं ना, उसके बाद भी जो तुलनात्मक राजनीति का जो
कॉन्सेप्ट है, तुलनात्मक अध्ययन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, ठीक है। इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसको जल्दी से जल्दी ऐसा बनाया जा रहा है कि उसका यूज़ बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि एक बहुत अच्छी विधि है कि किसी की अगर हम तुलना करेंगे तो हम अपनी जो हमारी बुराइयां हैं और दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उन सभी को अच्छे से काम कर सकते हैं, उन सभी को लेके। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने इसके बारे में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन होगा तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।